समय की बात है। रामपुर नाम के गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उनके घर में उनकी पत्नी सुरेखा और उनका 16 साल का लड़का रवि एक साथ रहते थे। रमेश को सिर्फ खेती करना आता था, उसके अलावा उसने कोई और काम नहीं सीखा था। सही समय पर बारिश न होने की वजह से उसके खेत में फसल ही नहीं होती थी, जिसके कारण परिवार चलाना बहुत कठिन हो रहा था। एक दिन, सुनिए जी, आज तो घर में बिल्कुल भी कुछ राशन नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अरे सुरेखा, तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करता हूँ। बस इतना कहकर रमेश घर से चला जाता है। रास्ते में, हे राम, ये कैसा समय आ गया है प्रभु। मेरे घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। चलो मैं और मेरी सुरेखा तो भूखे पेट रह लेंगे, लेकिन मेरे बेटे का क्या होगा। मुझे तो केवल खेती करनी आती है, लेकिन उसमें भी बारिश सही समय पर न होने की वजह से खेत में फसल नहीं हुई। अब मेरे पास जमींदार से उधारी पैसे लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रमेश अपने गांव के जमींदार कालिया के पास जाता है। जमींदार कालिया बहुत शातिर और चालाक किस्म का इंसान है, जो हमेशा हर किसी को बेईमानी से लूटने के बारे में सोचता रहता है। अरे आवा आवा रमेश भैया, और बतावा कैसे आना हुआ। क्या बताऊं जमींदार जी, बहुत खराब समय से गुजर रहा हूँ। देखिए ना, अब बारिश समय से ना होने पर खेत की सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, इसलिए आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूँ। अरे हाँ हाँ भैया, बोलिए कितने रुपए चाहिए आपको। ऐसे समय में हम नहीं मदद करेंगे तो और कौन करेगा। बोलो बोलो, कितने रुपए दे दूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी, लेकिन मैं ज़्यादा पैसा उधार नहीं लेना चाहता, इसलिए आप ऐसा करें कि 1500 रुपये दे दीजिए। जमींदार मन में सोचने लगता है, अरे ससुरा, तुम लोग इतना कम पैसा लोगे तो मैं कैसे कमाऊंगा। ज्यादा लोगे तभी ना हमें ज्यादा ब्याज मिलेगा। अरे भैया, एक कैसन बात करत हवा। भला 1500 रुपया से का होई जात बा। अरे भैया, कम से कम 10,000 त लेला। का पता आगे चलकर कब बरसात हुई और कब ही समय बदली। सेठ की बात सुनकर रमेश भी सोचने लगा, आखिर अब मैं क्या करूं। वैसे ये कह तो ठीक ही रहे हैं, पता नहीं कब भगवान की हम जैसों पर दया होगी। एक काम करता हूँ, 10,000 रुपये ही ले लेता हूँ। अच्छा ठीक है जमींदार भाई, 10,000 पे कितना तक ब्याज लेंगे आप। देखो रमेश भैया, 10,000 के 10% प्रति महीना। लेकिन आप तो अपने ही आदमी हैं, आपसे क्या धंधा करें। चलो आप 8% ही देना। हे भगवान, 8% महीना तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ब्याज है। ले तो लेंगे, लेकिन चुकाएंगे कैसे। अगर नहीं लूंगा तो मेरा बेटा रवि भूखा ही रहेगा। चलो ले ही लेता हूं, अगर भगवान की यही मर्जी है तो यही सही। अरे रमेश भैया, का हुआ, का सोच रहे हैं। ब्याज के बारे में तो नहीं सोच रहे। हाँ जमींदार भाई, इतना ब्याज मैं अकेली कैसे चुकाऊंगा। अरे कोनो चिंता की बात नहीं है। देखिए, आप तो अपने हैं, आराम से चुकाइएगा। कहिए क्या कहते हैं। अच्छा ठीक है, दे दीजिए। रमेश उस जमींदार से 10,000 रुपये उधार लेकर चला जाता है। चलो अब जल्दी जल्दी बाजार से राशन और रवि के लिए कुछ खाने को ले लेता हूँ। आज मेरा बेटा तो खुश हो जाएगा। रमेश जल्दी जल्दी बाजार से सामान लेकर घर के लिए वापस हो जाता है। घर पहुंचते ही सुरेखा रमेश के हाथ में सामान देखकर खुश हो जाती है और कहती है, सुनिए जी, इतने सामान के पैसे कहाँ से आए। देखो सुरेखा, मुझे पता है तू मुझ पर गुस्सा करोगी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं समझ गई जी, आपने किसी से उधारी पैसे लिए होंगे, पर कोई बात नहीं, मैं भी वही सोच रही थी। लेकिन ऐसे समय ने गांव में किसी के पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या आप जमींदार से उधारी पैसे लेके आए हो। हाँ सुरेखा, लेकिन तुम चिंता मत करना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अभी इस वक्त मेरे बेटे से बढ़ के और कुछ नहीं है। हाँ,
आप कह तो सही रहे हो, लेकिन वो जमींदार बहुत चालाक और बेईमान है। वो बहुत ज्यादा ब्याज लेता है और समय पर पैसे ना देने पर खेत या घर छीन लेता है। आपने कितने रुपए उधार लिए? मैंने तो 1-1.5 ही मांगे थे, पर उसने कम से कम 10,000 रुपए या उससे ऊपर लेने बोला, इसलिए मैंने 10,000 रुपए ले लिए। अच्छा, वो सब छोड़ो, सुनो ना, अब मेरे बेटे के आने का टाइम हो गया है। मैंने ये कुछ सामान लाया है, जाओ सबके लिए कुछ अच्छा सा बना दो। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, आज तो मेरा बेटा खुश हो जाएगा। इतना कहकर सुरेखा रसोई में चली जाती है। सुरेखा ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाई। खाने की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। वाह सुरेखा, तुम तो आज अपने बेटे की मनपसंद खाना बना रही हो। दोपहर में रवि घर आ जाता है। अपना पसंदीदा खाना देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। बड़े दिनों बाद रमेश के परिवार में आज सभी के चेहरे पर खुशी थी। माँ, खाना तो बहुत बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। आज तो सच में माँ मजा आ गया। अच्छा पापा, मेरे दोस्त सोहन ने आज मुझे बुलाया है। कह रहा था कि आज वो मुझे अपने पापा से मिलवाने वाला है, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन संभल के जाना और संभल के आना, ठीक है? हाँ पापा, आप फिक्र मत करो, मैं अच्छे से जाऊंगा और अच्छे से आऊंगा। इतना कहकर रवि घर से निकल जाता है। भगवान, मैं जानता हूँ कि हमारे खेत में थोड़ा भी फसल नहीं हुआ है और मेरे पिताजी सिर्फ मेरे लिए पैसों का इंतजाम किए हैं। भगवान जी, कृपया कुछ ऐसा कीजिए कि मैं अपने माता पिता की चिंता दूर कर सकूं। रवि भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने दोस्त सोहन के घर पहुंचा। दरवाजे पर उसका दोस्त उसका इंतजार कर रहा था। अरे रवि, तू आ गया, आजा, अंदर आजा। चल, मेरे पिताजी तुझसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं। सोहन, पर तेरे पिताजी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो तो पिताजी से ही पूछ लेना। सोहन का घर काफी बड़ा और सुंदर था। उसके घर में उसके माता और पिताजी रहते थे। सोहन अपने पिताजी से अपने दोस्त रवि के बारे में बताया था कि उसके पिताजी बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, खेत में घंटों काम करते हैं, लेकिन पैसे की वजह से परिवार में बहुत टेंशन है। हाँ रवि बेटा, बताओ कैसे हो? नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी। मैं ठीक हूँ, आप सभी कैसे हैं? खुश रहो बेटा, हम सब भी बहुत अच्छे हैं। अशोक और रवि 9 से 10 मिनट ऐसे ही उसके और उसके माता पिताजी के बारे में बातें करते हैं और फिर, बेटा रवि, तुम तो बहुत स्मार्ट लड़के निकले। बेटा, कल से तुम दोपहर में स्कूल से आके खाना खा के यहाँ चले आना। जी अंकल, मैं आ तो जाऊं, लेकिन घर पर भी थोड़े बहुत काम होते हैं। देखो बेटे रवि, पहले तो तुम ये टेंशन वेंशन छोड़ो। हाँ, एक काम करना, नहीं रहने दो, कल मैं खुद ही तुम्हारे घर आऊंगा। तुम्हारे पिताजी से भी मिल लूंगा और तुमसे भी। जी अंकल, ठीक है। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से संभल के जाना। जी अंकल, मैं एकदम संभल के जाऊंगा। उतने में सोहन की मम्मी बोली, बेटा रवि, ये लेते जाओ, घर पे खा लेना। नहीं आंटी, इसे मैं नहीं ले सकता। अरे बेटा, ले लो, देखो तुम्हारी ममता आंटी ने कितने प्यार से दिया है। रवि वो थैली ले लेता है, पर उसे समझ नहीं आता कि सोहन के पिताजी उसके पिताजी से क्यों मिलना चाहते हैं। अशोक अंकल तो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझसे कितने प्यार से बात किए। और आंटी भी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा। पर वो मेरे पिताजी से क्यों मिलना चाहते हैं? यही सब सोचते हुए रवि घर पहुंचा और उसने सोहन के माता और पिताजी के बारे में बताया। देखो सुरेखा, हमारे रवि को कितना अच्छा दोस्त मिला है। चलो बेटा, ठीक है, तो क्या कल आएंगे सोहन के पिताजी? हाँ पिताजी, कल ही आएंगे अंकल। अगले दिन दोपहर में सोहन अपने पापा को रवि के घर ले आया। अरे बेटा रवि, घर में नहीं बुलाओगे? अरे सर, आइए,
अरे सुरेखा, देखो हमारे रवि के दोस्त और उनके पापा आए हैं। सुरेखा फट से सोहन के पापा के लिए दूध वाली चाय बनाकर ले आती है। चाय पीने के बाद अशोक जी रमेश जी से कहते हैं, सुनिए रमेश जी, मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। जी सर, कहिए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप मुझे सर मत कहिए, मैं भी आपका दोस्त जैसा हूँ, इसलिए मुझे अशोक कह के बुलाइए। अरे अच्छा, ठीक है अशोक जी, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? अशोक रमेश को घर से थोड़ा बाहर ले जाकर कहते हैं, रमेश जी, मेरा बेटा रवि को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है। उसने मुझे बताया कि रवि बहुत समझदार और अच्छा लड़का है, पर गरीबी के कारण से वो पढ़ाई छोड़ने की बातें कर रहा है। भगवान की दया से अब जाकर हमारा सोहन खुश रहने लगा है, नहीं तो पहले वो सिर्फ अकेला ही रहता था क्योंकि उससे कोई दोस्त ही नहीं करता था। अब क्योंकि आपके रवि के कारण से मेरा बेटा खुश है, इसीलिए मैं उसकी पढ़ाई की फीस भरना चाहता हूँ। आप अब टेंशन भूल जाइए, समझे? ये सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपने मेरी चिंता दूर कर दी। बस उस दिन से रवि की पढ़ाई की चिंता दूर हुई। अब रवि सोहन के घर खेलने जाने लगा था। ऐसे ही एक दिन सोहन के पापा कहते हैं, बेटा, तुम दोनों बताओ, तुम में से कौन शेयर मार्केट के बारे में जानता है? रवि बेटा, पहले तुम बताओ। अंकल, मैं इसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ, ये क्या होता है? और पापा, मैं बस इतना जानता हूँ कि शेयर मार्केट में शेयर खरीदा और बेचा जाता है। अच्छा सुनो, अब कल से तुम दोनों मेरे साथ आधा घंटा बैठोगे। मैं तुम दोनों को अब कुछ सिखाना चाहता हूँ। ये सब के बारे में रवि को जरा भी समझ नहीं आता है, लेकिन उसको जानने की बहुत इच्छा थी। तो उसने सोहन के फोन पर गूगल सर्च किया, तो जो उसने देखा वो देख के चौंक गया। और फिर, अंकल, मैंने गूगल पर सर्च किया था कि शेयर मार्केट क्या है। क्या ये सच है अंकल कि हम वहाँ से पैसे कमा सकते हैं? बेटा रवि, ये बिल्कुल सच है कि कोई भी शेयर बाजार से पैसा कमा सकता है। पैसा क्या, बहुत बहुत पैसा कमा सकता है। लेकिन बेटा, चीजें दिखने में जितनी आसान होती हैं, असल में उससे कई ज्यादा मुश्किल होती हैं। अंकल, मैं कुछ समझ नहीं पाया, आप क्या कह रहे हैं? देखो, मैं ऊपर वाले कमरे में जा रहा हूँ, अपने दोस्त को लेकर वहीं आ जाओ, मैं अब सब कुछ वहीं बताऊंगा। ठीक है अंकल। उसके बाद 5 मिनट में रवि और सोहन ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। वहाँ वो लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है, एक टैबलेट पर बहुत सारे अलग अलग चार्ट खुले हैं। मिनट मिनट में लाल या हरी मोमबत्तियां बन रहे हैं। उन्हें ये सब कुछ समझ नहीं आता, लेकिन रवि को इतना मालूम पड़ चुका था कि ये शेयर मार्केट कुछ तो है। पापा, यह क्या है? मैं आज तक नहीं जानता था कि आपके कार्यस्थल पर इतना बड़ा कंप्यूटर है। हाँ सोहन, ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप है, मैं यहीं काम करता हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हें कभी यहाँ आने की जिज्ञासा ही नहीं थी, इसलिए हमने भी तुम्हें कभी इस बारे में नहीं बताया। लेकिन अब तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ये सब बहुत पसंद आया है और शायद तुम इसके बारे में और जानना चाहते हो। हाँ अंकल, सिर्फ सोहन ही नहीं, मैं भी बहुत उत्साहित हूँ शेयर बाजार के बारे में जानने के लिए। बिल्कुल बेटा रवि, क्यों नहीं, मैं यही तो तुम्हें और सोहन को बताना चाहता था कि शेयर बाजार की दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें अगर महानता हासिल कर ली जाए तो उसकी जेब में हजारों लाखों रुपए हमेशा रहें। अच्छा, तो तुम दोनों अब यहाँ से जाओ, नीचे खेलो। लेकिन हाँ, कल से मैं तुम दोनों को थोड़ा थोड़ा बाजार के बारे में बताना शुरू करूंगा। पापा, मुझे पता है कि अब मेरा दोस्त इसे सीखने के लिए बहुत उत्साहित है। अब उसका खेलने में मन नहीं लगेगा। हाँ अंकल, प्लीज अभी से सिखाना शुरू कर दीजिए ना। वैसे भी अभी कोई जरूरी काम नहीं है, तो हम फ्री ही हैं। बच्चों के अंदर की ये जिज्ञासा देखकर अशोक मन ही मन खुश हो जाते हैं। लेकिन बेटा, इसे सिखाने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि शुरुआत कैसे और कहां से करूं। इसलिए शुरुआत तो कल से ही होगी।
लेकिन अब तुम दोनों इतना कह रहे हो तो थोड़ी बुनियादी बातें बता ही देता हूँ। बेटा सुनो, पहली बात अच्छे से समझो कि शेयर मार्केट क्या है, यानी इंग्लिश में व्हाट इज शेयर मार्केट। तो ये एक इंटरनेट पर ऐसा जगह होता है जहां दुनिया के हजारों लाखों कंपनियां एक जगह पर रजिस्टर्ड होती हैं। यहाँ सभी कैटेगरीज की कंपनियां होती हैं, टेक्नोलॉजी से ले बैंक तक। यहाँ पर सामान, जिसे कमोडिटी कहते हैं, जिनमें गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और भी चीज होती हैं। बस उस दिन अशोक जी रवि सोहन को बस यही कुछ बेसिक बातें बताते हैं, लेकिन रवि रात में भी स्टॉक मार्केट के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाता। भगवान, आपका और अशोक चाचा का लाख लाख धन्यवाद। आखिरकार मुझे एक ऐसा चीज पता चल गया जहां से मैं अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाल सकता हूँ। मैं अपनी जी जान लगा दूंगा इसे सीखने में, बस आप मेरा साथ मत छोड़िएगा। घर के एक कोने से रवि की माँ सुरेखा देखती है और वो रमेश से जाकर कहती है, अजी सुनिए। क्या हुआ सुरेखा, क्या बात है? आज हमारा रवि कुछ परेशान सा नहीं लग रहा। देखिए ना, कब से बैठा हुआ है। हाँ सुरेखा, तुम ठीक कहती हो, चलो जाके पूछते हैं। रमेश और सुरेखा दोनों रवि के पास जाकर पूछते हैं, बेटा रवि, क्या बात है बेटा, नींद नहीं आ रही? कोई बात है तो हमें बता सकता है। मैं तो ये सोच रहा था कि आप लोगों को कैसा लगेगा जब मैं एक सफल आदमी बन जाऊंगा। हमारा भी एक अच्छा सा घर होगा। पगला, हम दोनों तो डर ही गए थे। बेटा, हम लोग बहुत खुश होंगे उस समय जब तुम एक सफल आदमी बन जाओगे, है ना सुरेखा? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारा रवि सफल हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा। मम्मी पापा, अब आप लोग भी जाइए और सो जाइए, और हाँ, चिंता बिल्कुल मत करना। फिर रमेश और सुरेखा भी सोने चले जाते हैं। अगले दिन रवि अपने साथ एक कलम और एक किताब लेकर बहुत उत्साह के साथ सोहन के घर जाता है। दरवाजे पर उसका दोस्त उसकी राह देख रहा था। तेरा चेहरा देख के समझ आ रहा है कि तेरा मन आज सिर्फ शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहता है ना? हाँ सोहन, अच्छा देर नहीं करते हैं, चल फट अंकल के पास जाते हैं। लेकिन वो दिख नहीं रहे, कहाँ हैं? अरे रवि, थम जा यार। अच्छा चल, वो ऊपर के कमरे में हम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। वो दोनों ऊपर के कमरे में जाते हैं। वहाँ अशोक जी इनको सिखाने की तैयारी कर रहे थे। अरे बच्चों, तुम आ गए। आओ आओ, अब जल्दी जल्दी यहाँ बैठ जाओ। मैं आज तुम्हें कुछ एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा कि रियलिटी में मार्केट में कैसे ट्रेड करता हूँ। देखो बच्चों, मार्केट में आपको दो टाइप के लोग मिलेंगे। एक होता है बायर्स यानी खरीदने वाला, और दूसरा होता है सेलर यानी बेचने वाला। यहाँ एक खरीदता है तो दूसरा बेचता है। अब आगे सिखाने से पहले मैं तुमको 3 पिलर्स ऑफ सक्सेस बताना चाहता हूँ। क्या तुम दोनों में से कोई पॉइंट्स बता सकते हो? हाँ अंकल, मैं जानता हूँ। वो 3 पॉइंट्स हैं, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब मैं ये बताता हूँ कि तुम इस मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। देखो बेटा, सबसे पहले डिसिप्लिन, जिसका मतलब होता है किसी भी काम का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। तुम्हें उसके हिसाब से ही वो काम करना चाहिए। जैसे मार्केट में हर एक काम करने का सही तरीका होता है। अगर उसके हिसाब से काम किया जाए तो काम हमेशा सही होता है। उतने में सोहन कहता है, पापा, आगे का 2 पॉइंट्स मैं बताऊं? बिल्कुल बेटा, बताओ। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है किसी भी काम में कंसिस्टेंट रहना, और लास्ट पॉइंट है पंक्चुअलिटी, जिसका मतलब होता है टाइम टू टाइम, यानी समय पर हर काम हो जाना चाहिए। पापा, ये 3 पॉइंट्स के हिसाब से अगर हम मार्केट में रहते हुए अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और दूसरे काम में कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी बनाए रखते हैं तो हम एक सफल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हैं। क्या मैंने सही बोला पापा? अरे बेटा, तुम बिल्कुल सही बताए हो। लेकिन तुमको पहले से ये सब पता है? हाँ पापा,
हमको इसके बारे में कॉलेज में पढ़ाए थे और शेयर मार्केट के बारे में मैंने भी थोड़ी बहुत रिसर्च की थी। उसके अगले 30-40 दिन में अशोक जी ने बच्चों को शेयर मार्केट के बारे में सब बता दिया था, जैसे मार्केट में कब खरीदना है, कब बेचना है, ट्रेड कैसे लेते हैं और बाकी की चीजें। एक दिन सुबह में सोहन और रवि एक साथ कुछ बातें कर रहे होते हैं। उतने में अशोक जी उन्हें बुलाते हैं। बेटा सोहन और रवि, मेरे पास ऊपर आओ। वो दोनों उनके साथ ऊपर जाते हैं और फिर उन्होंने कहा, आज तक तुम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है और उसको पूरे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी होके पेपर ट्रेडिंग में प्रैक्टिस भी की है। अब बारी है रियल पैसे से ये सब करना। आज मैं तुम दोनों का डीमैट अकाउंट बनाऊंगा और तुम दोनों के डीमैट अकाउंट में 20 लाख रुपए का कैपिटल डिपॉजिट करूंगा। तुम्हें उसका इस्तेमाल करके अपना कैपिटल बड़ा बनाना है। लेकिन बेटा, कहीं पर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले अपने रिस्क को मैनेज करना, फिर आगे स्टेप लेना। उस दिन से रवि और सोहन दोनों ने मार्केट में पैसे से काम चालू किया। शुरुआत में दोनों ने डर डर के कैपिटल को यूज किया, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वे कॉन्फिडेंट हो गए। अब वो दोनों धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करने शुरू कर दिए थे। यार, ये पेनी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करूं या नहीं? सिर्फ 2 रुपए का एक शेयर है, मैं आराम से 20,000 शेयर खरीद सकता हूँ। एक शेयर का 2 रुपए भी बढ़ गया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। यहाँ रवि ने गलती की। उसने कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं किया। उसने सिर्फ प्रॉफिट को देखा और लालच में उसने वो शेयर खरीद लिए। खराब किस्मत से उस स्टॉक की कीमत 1.5 रुपए तक नीचे गिर गई। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? ये कैसे हो गया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अपने रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दिया, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया। 45,000 रुपए का नुकसान। अब मैं क्या करूं? उतने में गांव का जमींदार कालिया अपने आदमी के साथ आ जाता है। कवन दिशा में गया बबुआ का घरवा, अरे कवन दिशा गया बबुआ का धरवा, अरे कवन दिशा में हो। अरे मालिक, ऊ दिशा में है बबुआ का घरवा। कालिया रमेश के घर के सामने आके कहता है, अरे ओ रमेश भैया, अरे कहवा बड़ा हो, तनिक बाहर निकलिए महाराज। अरे कोमल, लगता है जमींदार अपने पैसे लेने आया है। तुम यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ। अरे जमींदार जी, नमस्कार। अरे भैया नमस्कार। नमस्कार रमेश भैया, हम कह रहे थे कि पैसवा कब दीजिएगा? अभी भी 4,000 रुपया ब्याज सहित बचा है, याद है कि भुला गए? नहीं जमींदार जी, भूले नहीं हैं। बस इस वक्त घर में परिस्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही। मुझे 1-2 महीने का और समय दे दीजिए, मैं आपके बचे हुए पैसे ब्याज के साथ चुका दूंगा। देखिए रमेश भैया जी, आपको समय चाहिए तो ले लीजिए, लेकिन आज से उस पे 25% ब्याज लगेगा, समझ गए? उतने में रवि वहाँ पर आ जाता है। प्रणाम जमींदार जी। अरे खुश रहा बछुआ, हमेशा सम्मानित जीवन जियोगे तुम। तनिक अपने पिताजी से कहिए हमारा पैसा लौटा दें जल्दी से। रवि अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और कहता है, कहिए जमींदार जी, आपके ब्याज सहित कितने रुपए हुए हैं? हाँ बबुआ, तुम दोगे क्या, बताओ। हाँ कहिए, कितने हुए? देखा बबुआ, आपके 4,000 रुपए पर 8% ब्याज के साथ 1.5 साल का होत है सिर्फ 4,576 रुपया। आप अकाउंट नंबर बोलिए, मैं अभी पूरे पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। कालिया अपना अकाउंट नंबर बताता है। रवि ब्याज सहित पूरे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। मैसेज आने के बाद जमींदार वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि रवि के पास पैसे कहाँ से आए। तो उसने रवि से पूछा, हे रवि बेटा, ये तुम कैसे किए? हमारा मतलब है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मम्मी पापा देखिए, आप दोनों शांत हो जाइए। अब आपका लड़का इंटरनेट की मदद से पैसे कमा रहा है। बस वहीं से कुछ पैसे बचा कर रखे थे तो ही दे दिए, समझे पिताजी? अब आप बस चिंता मुक्त हो जाइए। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा भी भला होता है क्या? इंटरनेट से कैसे कोई पैसा कमा सकता है? पापा, अशोक अंकल मुझे और सोहन, हम दोनों को शेयर मार्केट में काम कैसे करते हैं सिखाए थे। बस मम्मी पापा, वहीं से हम थोड़े बहुत पैसे कमा रहे हैं।
लेकिन अब आप लोग अपने सपने सजाने शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब हमारा भी समय बदलने वाला है। ये सुन के सुरेखा और रमेश दोनों ही बहुत खुश होते हैं। अगले दिन जब रवि अशोक जी से मिला तो उसने बहुत ही नरम आवाज में जितना नुकसान हुआ है वो सब अशोक को बता देता है। उसकी आंखों में थोड़े बहुत आंसू भी थे। अरे रवि बेटे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं बेटा, ऐसा होता रहता है। लेकिन जब तुम अपने आप पर कंट्रोल रखोगे, वो 3 पॉइंट्स को जितना फॉलो करोगे, तुमसे ये सभी गलतियां उतनी ही कम होंगी और तुम्हारा पोर्टफोलियो उतना ही बड़ा होगा। समझे ना बेटा? इसलिए अब ये सब भूल जाओ, ठीक है? और जितने पैसे बचे हैं उतने से ही फिर शुरुआत करो। ऐसा सुनने के बाद रवि को थोड़ा अच्छा लगता है और वो उस दिन से कहीं भी अपने पैसे को इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले बहुत अच्छी तरह से सोचता है। ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। अब सोहन का 20 लाख रुपए अब 9 लाख रुपए और रवि का 20 लाख रुपए 7.5 लाख रुपए बन चुके थे। एक दिन रात में रवि ऐसे ही न्यूज़ पढ़ रहा था, तभी उसने एक बिटकॉइन के बारे में आर्टिकल पढ़ा और फिर वो सोचने लगता है, ये आर्टिकल पढ़ने के बाद मार्केट में बिटकॉइन का दाम गिरेगा और बहुत से लोग जिनके पास पहले से बिटकॉइन होंगे वो बेचेंगे, जिसके कारण से बिटकॉइन का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। अभी एक बिटकॉइन का वैल्यू 15,000 रुपए है। चलो, जैसा होगा हम उस हिसाब से रिस्क को मैनेज करते हुए काम करेंगे। चलो अभी सो जाता हूँ। सुनो माँ, मैं सोहन के यहाँ जा रहा हूँ। सुनो बेटा, वही टेबल पे मैंने खीर डब्बे में पैक करके रखे हैं, अपने दोस्त के लिए लेते जाना। जी मम्मी, मैं ले जा रहा हूँ, और हाँ, संभल के जाऊंगा और संभल के वापस आ जाऊंगा। उस दिन वो सोहन और अशोक जी से उस समाचार के बारे में बात करता है और फिर अशोक जी कहते हैं, बेटा रवि, मुझे अच्छा लगा कि तुम अब सोचने के बाद डिसीजन लेते हो। देखो बेटा, तुम्हें जो सही लगे वैसा ही करना। उसी दिन शाम को ये न्यूज़ का असर मार्केट पर दिखने लगता है। सभी लोग पैनिक में अपने बिटकॉइन बेचने लगते हैं। रात में करीब 10 बजे के आसपास उसकी कीमत 68% से नीचे गिर गई। अब एक बिटकॉइन की कीमत 6,240 रुपए थी। रवि ने पिछले कुछ महीनों से छोटे छोटे प्रॉफिट बुक किए थे। रिस्क लेने के लिए तैयार था, इसलिए उसने रात में 40 बिटकॉइन खरीद लिए और फिर सो जाता है। अगले दिन वो अपने पापा के साथ खेत में काम करने जाता है। वहाँ वो उनके साथ काम करता है। वो भविष्य के बारे में सोचने लगता है, कैसे वो अपने गांव के किसानों की मदद कर सकता है। 3.25 महीने बीत जाते हैं और फिर एक दिन 2-3 महीने बीत चुके हैं। जरा बिटकॉइन देख लूं कैसा चल रहा है। वो देखकर चौंक जाता है। उसने देखा कि एक बिटकॉइन का दाम पिछले 1 महीने में जहाज जैसा ऊपर उठा है। उस दिन एक बिटकॉइन की कीमत 3.5 लाख रुपए थी। 40 बिटकॉइन के हिसाब से 1,40,00,000 का प्रॉफिट दिख रहा था। वो अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेता है, लेकिन उनसे कुछ बताता नहीं है कि क्या हुआ है। जैसे ही वो अशोक जी से मिलता है, वो और सोहन समझ जाते हैं। रवि, मैं और पापा समझ गए। तेरे चेहरे की खुशी देख के बता सकता हूँ कि बड़ा प्रॉफिट बुक किया है। भाई, यहाँ मेरा दिल 180 की रफ्तार से पकड़ लिया है। रवि अपने मोबाइल में प्रॉफिट दिखाता है। अशोक जी और सोहन दोनों चौंक जाते हैं। अरे वाह रवि बेटे, 1,40,00,000 का प्रॉफिट! इतना तो मेरा और सोहन का मिला के भी नहीं होगा। हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। अरे वाह मेरे दोस्त, अब आगे क्या सोचा है तूने? अंकल, मैं सोच रहा हूँ कि 30 बिटकॉइन का प्रॉफिट बुक कर लूं और बाकी के 10 को होल्ड करूं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे। अब चलो तुम्हारे मम्मी पापा को खुशखबरी देते हैं। वो सभी रवि के लिए बहुत खुश होते हैं और मिठाई का डब्बा लेकर उसके घर पहुंचते हैं। दरवाजे पर सुरेखा उन सबको आते हुए देखती है। वो सब ने उनको जो भी हुआ उसके बारे में बताते हैं। क्या बात कर रहे हो अशोक जी? अरे सुनती हो सुरेखा, अब हमारा बेटा करोड़पति बन गया है। सब बहुत खुश हो जाते हैं। रवि और सोहन ने मिलकर गांव में सोलर पैनल लगवाए और बोरिंग करके उसमें पावर मशीन लगवाते हैं, जिसकी वजह से अब गांव के किसानों की पानी की चिंता खत्म हुई। अब वो गांव के हर आदमी को बताते हैं कि पैसे सिर्फ खेती में काम करने से नहीं, दिमाग से भी कमाए जा सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं।